तो आज हमारी कंपनी लॉ की क्लास है। आज हमारी कंपनी लॉ की क्लास है। तो कंपनी लॉ की क्लास के अंदर हमने मेमोरेंडम वाला पोर्शन अपना खत्म कर लिया था। तो आज की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है, आज इस क्लास के अंदर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपना। तो हमारा मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो डेफिनेशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, वो सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर बता रखी है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर बता रखी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल का मतलब होता है, आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। आर्टिकल मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, जिसको या तो ओरिजिनली आपने फ्रेम किया है या तो ओरिजिनली आपने क्या किया है, बनाया है, या फिर उसमें आपने क्या किए हैं, चेंज किए हैं, या फिर आपने अल्टर किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहां तक समझ आ गया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में काम बता रखी है सेक्शन 2 क्लोज 5 के अंदर। आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच इज ओरिजिनली फ्रेम या फिर अल्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। समझ आ गई? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रेगुलेशन होते हैं। इट इंक्लूड द रेगुलेशंस। इट इंक्लूड्स द रेगुलेशंस। इसके अंदर रेगुलेशंस होते हैं फॉर द मैनेजमेंट। इट कंटेन द रेगुलेशन इट इंक्लूड द रेगुलेशन contained in table A in schedule 1 of the act insofar as they are applied to the company। और इसके अंदर क्या होता है? सेक्शन 5 कहता है कि आर्टिकल ऑफ कंपनी कंटेन द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसके अंदर क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। समझ आ गई? कोई डाउट बच्चों? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन क्लियर है? नो सर। ओके, आगे बढ़े। जी सर। अब आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। हाउ वी रजिस्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से होता है, हम बात करते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल सही आ रही है? मंशा, सिमरन, यस सर। इज एम ऑडिबल प्रॉपरली टू यू? जी सर। ठीक, 2 मिनट रुको। मैं यस दूसरी सर। दूसरी एक बार दूसरी शीट ओपन कर लूँ, इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है।
एक बार मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन बता दो एक बार, इतना शीट खुल रही है। सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कोई भी क्या होता है ओरिजिनली जो किसी भी लॉ और एक्ट के अंदर क्या है जो फ्रेम किया गया होता है जिसमें क्या है रेगुलेशंस बताई गई होती हैं जो कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होती है। यस यस यस, वेरी गुड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कौन से सेक्शन के अंदर बता रखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 क्लॉज 5 क्लॉज 5, सेक्शन 2 क्लॉज 5। और सर किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं? फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसको बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सर? यस सर। चलो जी सर। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। हाउ टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के अंदर शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 में शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, शेड्यूल 1 के अंदर टेबल एफ से लेके टेबल जे तक बात टेबल करता जी है किसकी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये टेबल एफ से लेके टेबल जे तक बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। किसी को पता है टेबल एफ कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल होती है? मंशा एंड सिमरन, टेबल एफ। सर जो कंपनी के हैं जिसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं कुछ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। टेबल एफ जी किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। समझ आ गई? टेबल एफ एप्लीकेबल होती है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल जी एप्लीकेबल होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। टेबल एच एप्लीकेबल होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्लस हैविंग शेयर कैपिटल। और टेबल आई जो है वो एप्लीकेबल होती है कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी हैविंग नो शेयर कैपिटल।
और लास्ट जो है जे, टेबल जे, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अलग अलग कंपनी की, अलग अलग तरह की कंपनी के ऊपर अलग अलग क्लास ऑफ टेबल लगती हैं जो शेड्यूल 1 के अंदर। मंशा को और सिमरन को अच्छे से पता है इनके बारे में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बच्चों को पता होगा मंशा एंड सिमरन को, क्योंकि मैंने आपको पहले ये कराया है। मेमोरेंडम की मैंने जी टेबल सर। बताई थी। मेमोरेंडम की टेबल कहां से कहां तक की होती है? हाँ जी सर, ए से लेकर ए से लेके ई तक। ई तक होती है। और आर्टिकल का फॉर्मेट शेड्यूल 1 के अंदर टेबल एफ से लेके जे तक बता रखा होता है। अलग अलग क्लास के ऊपर अलग अलग टेबल लगती है। हर एक क्लास का जो भी क्लास जिस टेबल में फॉल करती है वो टेबल उसके ऊपर लगती है। टेबल एफ लगती है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल जी एप्लीकेबल होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल। टेबल एच एप्लीकेबल होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी प्लस हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल आई एप्लीकेबल होती है अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं होती। और टेबल जे एप्लीकेबल होती है अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल होती है। समझ आ गई? यस सर। हाँ। जी सर। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी या तो पूरे का पूरा फॉर्मेट को, जो टेबल के अंदर आर्टिकल बता रखे हैं, जो टेबल के अंदर पूरा फॉर्मेट बता रखा है, इन टेबल के अंदर क्या है? इन टेबल के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, अगर आपसे कोई पूछे इन टेबल के अंदर क्या बता रखा है, आप बताओगे इन टेबल के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पूरा फॉर्मेट बता रखा है। या तो कंपनी क्या कर सकती है? पूरे का पूरा फॉर्मेट ऐसे ही अडॉप्ट कर सकती है, या फिर कुछ एडिशनल अपनी तरफ से डाल सकती है। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, इन टर्म ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 5 क्या कहता है कंपनीज एक्ट 2013 का? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में at it is option register it is article of association। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या कर सकती है, और उसके पास क्या है? ऑप्शन है। वो क्या कर सकती है? अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कर सकती है, जिसको साइंड किया जाएगा बाय द सेम सब्सक्राइबर हैज टू द मेमोरेंडम, और अल्टरनेटिवली इट मे अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन इन द टेबल एफ ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। या तो क्या कर सकती है? एक पब्लिक कंपनी के पास सेक्शन 5 क्या कहता है? एक पब्लिक कंपनी के पास क्या है? ऑप्शन है, उसके पास चॉइस है। या तो वो खुद का अपना क्या कर सकती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के उसको रजिस्टर करवा सकती है, या फिर वो टेबल एफ में जो फॉर्मेट दे रखा है उसको अडॉप्ट कर सकती है। उसके पास ऑप्शन है, या जो वो टेबल एफ के फॉर्मेट को अडॉप्ट कर ले, या फिर वो अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के उसको रजिस्टर करवा ले। उसके पास दोनों ऑप्शन है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। इफ आर्टिकल आर नॉट रजिस्टर्ड, आपने आर्टिकल को रजिस्टर नहीं किया, ऑटोमेटिकली टेबल एफ इन शेड्यूल 1 वुड अप्लाई। यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई कंपनी के पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप अपना खुद का आर्टिकल बना लो। अगर आप खुद का आर्टिकल नहीं बना रहे तो टेबल एफ आप चूज कर लो। अगर आपने इसको रजिस्टर नहीं करवाया, आपने खुद के आर्टिकल को बनवा के आपने रजिस्टर नहीं करवाया, तो आपके ऊपर टेबल एफ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया तो टेबल एफ सिर्फ उस एक्सटेंड तक अप्लाई होगी जो जो चीजें आपने क्या की हैं अपने आर्टिकल में। टेबल एफ की जो चीजें आपने अपने
अपने टेबल एफ में जो टेबल एफ की जो क्लोजेस हैं अपने आर्टिकल में डाले हैं, सिर्फ वही क्लोज आप पे एप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? मान लो टेबल एफ के अंदर क्या थे, मान लो 20 क्लोजेस थे, आपने अपने खुद का आर्टिकल बनाया, आपने इसके 15 क्लोज ही चूज किए, बस टेबल एफ के 15 क्लोज चूज किए, और कंपनी ने अपना खुद का आर्टिकल बनाया, उसने अपने खुद के 5 एक्स्ट्रा क्लोज थे वो डाले अलग से, और 15 यहां से उठा के डाल दिए और इसको रजिस्टर करा दिया। तो जब अपना खुद का रजिस्टर करवाता है तो कितने क्लोज टेबल एफ के एप्लीकेबल होंगे, मुझे बताओगे? जो जितने उसने क्या है उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, हाँ अकॉर्डिंग टू भाई, टेबल। जितने तो उसने 15 टेबल एफ अकॉर्डिंग में है से अगर उठा के अपने आर्टिकल में डाले होंगे उतने ही क्या होंगे, अप्लाई होंगे। एक्सेप्ट उनको हम छोड़ देंगे जिनको एक्सक्लूड किया गया है या मॉडिफाई किया गया है, उनको हम छोड़ देंगे टेबल एफ के अंदर से। समझ आ गई? जितने बस टेबल एफ में से उठा के अब उसने अपने आर्टिकल में डाले होंगे, कॉपी पेस्ट मारा होगा, सिर्फ वही टेबल एफ के अप्लाई होंगे। अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, अगर कंपनी ने अपने खुद के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बना बना तो लिया लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया, तो फिर क्या होगा इस सिचुएशन में? खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एप्लीकेबल होगा या टेबल एफ एप्लीकेबल एप्लीकेबल होगी? नहीं होगा। हाँ, तो वहां पे टेबल एफ एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, रीजन? क्योंकि उसने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, उसने कोई भी क्या है टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया। दोबारा से सुनो मेरी बात, किसी भी कंपनी ने अगर अपना खुद का आर्टिकल बनाया है ना, और उसने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, उस केस में क्या होगा? सर वो ऑटोमेटिक वो कवर हो जाता है उस टेबल एफ में, ऑटोमेटिकली टेबल एफ क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। एक ही कंडीशन है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि भाई सर टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया उसने। इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें ये लिखा है भी कंपनी के पास चॉइस है, वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के उसको रजिस्टर करवाए, आरओसी में फाइल करे, आरओसी में रजिस्टर करवाए। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया फिर शेड्यूल 1 का टेबल एफ आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। हम मान के चलेंगे कि भाई आपने सारी की सारी चीजें जो टेबल एफ में लिखी हैं वो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी, अनलेस और अनटिल आप रजिस्टर नहीं कराते। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है। नो सर क्लियर है। ओके, तीसरा, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई मुझे बताएगा क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? Subscription to the shares, restriction of the on the right to transfer यस, आगे? to transfer, and prohibition on the subscription to the shares by the public. यस, वेरी गुड। और एक और है? कि पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती, एक तो वो आपने प्राइवेट बता दिया, कंपनी वो सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकती। एक आपने बता दिया कि शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकती। एक और रिस्ट्रिक्शंस है? मेंबर 3 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। वेरी गुड सिमरन। तो भाई ये जो होती है पब्लिक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये रिस्ट्रिक्शन, इनमें से अगर एक भी रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं हुई तो क्या होगा? तो वो पब्लिक कंपनी नहीं मानेगी, तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेगी। वेरी गुड। तो ये होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, कितनी टेबल का होता है, तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? यस हाँ, अब मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है एंट्रेंचमेंट क्लोज। सर यस सौरभ? सर एक बार थर्ड वाला रिस्ट्रिक्शन रिपीट कर देना। एक तो हो गया जो कि 200 मेंबर से ऊपर नहीं है, और एक हाँ, सब्सक्रिप्शन क्या होता है ब्रदर, प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में
तीन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शंस होती है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ध्यान से सुनना, एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर तीन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पहली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये नहीं होते। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम सिर्फ 200 मेंबर हो सकते हैं, 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कोई भी इनविटेशन नहीं दे सकती कि भाई उनके शेयर्स को परचेज करो, उनकी सिक्योरिटी को परचेज करो। पब्लिक इनविटेशन फॉर द सिक्योरिटी फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी इज प्रोहिबिटेड। हाँ, प्रोहिबिटेड है। तो ये तीन रिस्ट्रिक्शंस एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती हैं, जो एक प्राइवेट कंपनी को मानना पड़ता है। अगर एक भी कम हो गई तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो होना चाहिए। सिर्फ यही फर्क होता है एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी में, कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तीन रिस्ट्रिक्शंस होना बहुत जरूरी है। समझ आ गई मेरी बात? किसी को कोई डाउट तो मुझे बताओ। किरण समझ आ रही है डियर? सर पब्लिक कंपनी का सेक्शन, यस सर। ओके, क्या कह रही हो सिमरन? सर पब्लिक कंपनी का सेक्शन कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा। पब्लिक कंपनी का सेक्शन था पब्लिक, क्या तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मुझे। हाँ जी सर, पब्लिक कंपनी का सेक्शन, हेलो, इज एम ऑडिबल? लाइक प्राइवेट का सेक्शन 68 है, पब्लिक का इसके पास ही था। पब्लिक कंपनी का सेक्शन 271 हाँ 75, क्लॉज ठीक है 70। ठीक है। आप सेक्शन पूछ रहे हो पब्लिक कंपनी का, इसका? हाँ सर, हाँ जी, वो मैं थोड़ा भूल गई। अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 71 मंशा ने सही बताया, ठीक है ना? ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। मेरी जी वॉइस सर। आप लोगों को सही क्लियर आ रही है? क्योंकि मुझे ना जब सिमरन हाँ जी बोलती है सर। तो थोड़ी सी ब्रेकअप होती है यस सर। voice। सर आ रही है। हाँ, मंशा मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर? जी सर आ रही है। ठीक है, चलो। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आता है एंट्रेंचमेंट क्लोज, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप में से किसी ने पहले एंट्रेंचमेंट क्लोज मुझसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सिमरन और मनसा? नहीं सर। एंट्रेंचमेंट का नो मतलब सर। होता है मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्ट, लॉ को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देना। एंट्रेंचमेंट क्लोज क्या होता है? मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्ट। लॉ को, हाँ, क्या होता है? आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट to the effect that specified provision of the article may be altered only if condition or procedure that are more restrictive than those applicable in case of special resolution are met or complied with। ये कहना चाह रहा है भाई कि भाई वैसे क्या होता है, आपको अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज करना है, कंपनी लॉ में क्या लिखा है? कंपनी लॉ में लिखा है आपको अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एंट्रेंचमेंट क्लोज डाल रखा है, इसका मतलब होता है कि भाई आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना है, प्लस आपको कुछ और कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है मेकिंग द लॉ मोर स्ट्रिक्ट। कुछ एंट्रेंचमेंट क्लोज के डाल के आप कुछ और कंडीशन डाल देते हो कि अगर आपको
किसी भी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के किसी भी प्रोविजन को चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो देखो पास करना ही पड़ेगा, प्लस आपको कुछ कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात? Yes, जी sir. सर। आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर द एंट्रेंचमेंट। आर्टिकल के अंदर एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन हो सकते हैं जिसका इफेक्ट क्या होता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि स्पेसिफाइड प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजन ऑफ आर्टिकल जिसको चेंज किया जा सकता है ओनली इफ कंडीशन और प्रोसीजर दैट आर मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब जिन चीजों को सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चेंज किया जा सकता है, उन चीजों को चेंज करने के लिए आपको कुछ और अलग से कंडीशन अगर फॉलो करनी पड़े तो उसके लिए कहते हैं एंट्रेंचमेंट, कि आपने अपने आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट डाल रखा है, एंट्रेंचमेंट क्लॉज डाल रखा है, आपने लोगों को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना रखा है। समझ आ गई? जी सर। हाँ। According to the section 4, subsection, according to the section 5, subsection 4, the provision of entrenchment referred in section 5, subsection 3 shall be made either, या तो देखो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन या तो आप जब आपकी कंपनी बनी तभी डाल दो, या फिर आप बाद में अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करके डालो, आप कभी भी डाल सकते हो। वेयर द आर्टिकल कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to the registrar of such provision in such form in such manner as may be prescribed. इसके लिए आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। या तो आप फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई तब आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल सकते हो, या फिर बाद में आप अपने आर्टिकल को चेंज करके भी डाल सकते हो। तो किसी भी तरह से आप डाल सकते हो एंट्रेंचमेंट का। तो समझ आ गई? किसी को कोई डाउट एंट्रेंचमेंट को लेके? सर एंट्रेंचमेंट जब हम कंपनी में करेंगे तो कैसे होगा? एंट्रेंचमेंट मींस को प्रोविजंस को और ज्यादा रूल्स को कुछ देखो क्या होता है। हाँ, आर्टिकल के अंदर फॉर्मेशन कंपनी। हाँ, आर्टिकल देखो क्या हो गया, जैसे आर्टिकल के अंदर किसी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बता रखा है, किसी एमडी के अपॉइंटमेंट के बारे में बता रखा है, या मीटिंग के बारे में बता रखा है। आपने क्या कर रखा है, नॉर्मल तो चीजें ठीक है, लेकिन आपने ये कर रखा है कि आपने कुछ और कंडीशन डाल रखी है। मान लो कि अगर उस एंट्रेंचमेंट क्लोज में आपने लिख दिया साफ साफ कि भाई अगर आपको इस क्लोज के अंदर, आर्टिकल के इस क्लोज के अंदर चेंज करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा, प्लस आपको कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, 2-3 कंडीशन और लगा दी साथ में कि भाई ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब आप इस चीज को चेंज कर सकते हो। तो ऐसे चीज को बोला जाता है एंट्रेंचमेंट क्लोज। तो वो बातें आप कहाँ बताओगे? एंट्रेंचमेंट क्लोज में बताओगे। समझ आ गई? अब कंडीशन बताते हो, एडिशनल कंडीशंस। ठीक है, और कंडीशन एक और सेट कर देनी, हाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट बना देनी। हाँ, क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। यस सर। कंटेंट क्या क्या होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट क्या क्या होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली स्पेसिफाई द वे ऑफ कंपनी इशू ऑफ सिक्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, परफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्पेसिफिकली क्या लिखा होता है कि कंपनी किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को इशू करेगी, कंपनी किस तरह से अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंपनी किस तरह से अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को परफॉर्म करेगी, है ना। तो ये सारे का सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए क्लोजेस बने होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। कंपनी की मैनेजमेंट अच्छे से चलती रहे, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छे से काम करे, तो उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाते हैं। तो यही सारा पर्पस होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब क्या क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर या तो सारे का सारा जो टेबल एफ लगा हुआ है वो, आप पूरे का पूरा टेबल एफ को या तो हुली आप क्या कर सकते हो, एक्सक्लूज कर सकते हो, एक्सक्लूसिवली उसको अडॉप्ट कर सकते हो, या आप कुछ पार्ट में उसको
अडोप्ट कर सकते हो, या फिर आप प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट को अडोप्ट कर सकते हो। शेयर कैपिटल के बारे में, कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो, कितने नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू क्या है, मीटिंग्स के बारे में, शेयर होल्डर की मीटिंग के बारे में, और काफी बोर्ड की अपॉइंटमेंट के बारे में, डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के बारे में, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में, ये सारे का सारा किसमें लिखा होता है? ये सारे का सारा आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डला होता है। समझ आ गई बच्चों बात? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। किरण, समझ आ रहा है आपको? नो तो सर। जैसे मेमोरेंडम में क्लॉजेस होते हैं वैसे इसमें भी यस सर, क्लॉजेस आ में रहे हैं होते हैं, सिर्फ समझ। यही चीज बोल ओके रहे किरण, देखो मेमोरेंडम के अंदर सिर्फ 6 क्लोज होते हैं। मेमोरेंडम जी में सर। नेम क्लोज, सब्सक्राइबर क्लोज, कैपिटल क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। है ना? ये अलग अलग तरह के 6-7 क्लोज होते हैं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके काफी सारे क्लोज होते हैं। जैसे हमने एलएलपी एग्रीमेंट में पढ़ा, हमारे 17 क्लोज थे, ऐसे ही काफी सारे क्लोजेस होते हैं। किसी 40-50 के आसपास क्लोजेस आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे अलग अलग क्लोज होते हैं। आप गूगल जी करना, गूगल करके आप क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी सर। सर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बस जो होती है वही होते हैं ना इसमें हाँ। कंटेंट में, जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए मीटिंग्स हाँ। कैसे होंगी, शेयर कैपिटल Yes. आल्सो भी। ये होती है आपकी टेबल एफ। किसी भी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस तरह से होता है। ऊपर लिखा होता है टेबल एफ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। टेबल एफ किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर ये टेबल जी लिमिटेड बाय होती, शेयर। अगर ये टेबल जी होती तो यहाँ पे लिखा जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो पहला क्लोज आता है इंटरप्रिटेशन, जिसमें लिखा होता है एक्ट, इसी तरह से होता है। फिर दूसरा क्लोज होता है शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन ऑफ राइट्स, इसमें सारा शेयर कैपिटल के बारे में बात होती है। तीसरा क्लोज होता है लियन, एज इट इज, ऐसे ही कंपनी इसको अडॉप्ट करती है टेबल एफ को, कोई भी चेंज नहीं होता, एज इट इज उठा लेती है और एज इट इज उसको अडॉप्ट करती है। जैसे कॉल ऑन शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, अलग अलग क्लोजेस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares, alteration of capital clause, capitalization of profit, काफी सारे क्लोजेस होते हैं। तो ये बायबैक ऑफ शेयर के बारे में, जनरल मीटिंग के बारे में, अर्जनमेंट ऑफ वोटिंग राइट के बारे में, ये सारे का सारा आपके किसमें लिखा होता है? ये सारा आपका लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो रेगुलेशन बनाए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। बोर्ड मीटिंग के बारे में सब यहाँ पे मेंशन होता है। समझ आ गई? जी सर। हाँ, ये होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का टेबल एफ का पूरा फॉर्मेट। समझ आ गई मेरी ओके बात? सर। कोई डाउट हो तो मुझे जी बताओ। सर। नो सर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। चलो आगे आता है हमारे पास डिफरेंस क्या होता है मेमोरेंडम के अंदर, डिफरेंस क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अच्छा मुझे ये बताओ, मेमोरेंडम में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सुपीरियर कौन होता है? सर मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुपीरियर होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक अगर कंपनी का चार्टर होता है, एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। डिफाइन। It define the object of the company, but alteration of article of सर association आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है आवाज? जी आवाज सर आ आ रही रही है है? लेकिन बीच में से कट जा। आ रही है? अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ओके। यस आर्टिकल सर, ऑफ आवाज आती एसोसिएशन,
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है बच्चों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स और रेगुलेशन बनाता है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। समझ आ गई? पहला समझ आ गया डिफरेंस? यस सर। जो जी एमओए सर। होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये जो है ये बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं। समझ आ गई? जी सर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेस होते हैं आप उनको इजीली अल्टर नहीं कर सकते। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, क्या आप एक रजिस्टर्ड ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली शिफ्ट कर सकते हो? नो सर। उसके लिए एक नो लंबा सर। चौड़ा नो सर। प्रोसीजर था। आपके लिए आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। किसी कंपनी का नाम चेंज करना है उसके लिए भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। कैपिटल क्लोज में चेंज करना है कोई प्रोसीजर होता है पूरा। आप इजीली नहीं चेंज कर सकते, आपको कुछ प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। तीसरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज कंट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए जो किसके कॉन्ट्राडिक्शन में हो? कंपनी लॉ के। कंपनी लॉ, एमओए, मेमोरेंडम, एओए, इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कंपनी ना, छोटा ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई मेमोरेंडम में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कंपनी लॉ के अगेंस्ट हो, लेकिन आर्टिकल के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि मेमोरेंडम और कंपनी लॉ दोनों के अगेंस्ट हो। आपको जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है मैं कोई भी चीज ऐसी ना डालूं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मेरे एमओए से, मेरे कंपनी लॉ से। समझ आ गई? यस सर। हाँ। Point number 4. Memorandum generally define the relation between the company and outsider. जो मेमोरेंडम होता है वो एक कंपनी का आउटसाइडर से क्या रिलेशन है वो बताता है। आउटसाइडर कौन हो सकते हैं? कोई भी बाहर का पार्टी। शेयर होल्डर। हाँ, आर्टिकल शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई और भी बाहर की पार्टी हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्टर होती है, बिजनेस करती है, जो ट्रांजेक्शंस करती है। हाँ, articles regulate the relationship between the company and its member and between the member. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो रेगुलेट करता है क्या? रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी एंड इट्स मेंबर। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। कोई भी काम अगर आप आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम करते हो उस काम को क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वाइड। कोई भी काम आपने अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जाके किया, अपनी पावर से बाहर जाके किया, उसको अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड दी पावर, अपनी पावर से बाहर जाकर आपने कोई भी काम किया उसको अल्ट्रा वायरस पावर बोला जाता है, जो कि वॉइड होती है। उसको क्या रेक्टिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सर किया नहीं जा सकता। नहीं किया जा सकता। शेयर होल्डर सभी का 100% वोट है। हाँ भाई, नॉट बी रेक्टिफाइड। अगर सारे शेयर होल्डर यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास कर दे, अगर सारे शेयर होल्डर एग्री हो जाए, फिर भी आप अल्ट्रा वायरस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। और डायरेक्टर ने अगर कोई अपने आर्टिकल से बाहर जाके काम किया, वो
बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन विद इन द पावर ऑफ कंपनी है, उसको शेयर होल्डर रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एमओए और एओए के अंदर। कोई डाउट किसी का तो मुझे बताओ, कहीं पे किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। नो सर, कोई डाउट। किरण, सौरभ, नो सर। किरण समझ आ रहा है आपको? एक्चुअली सर लिटिल बिट, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था और आई थिंक सो ये स्टार्टिंग नहीं है चैप्टर की। हाँ, क्या कह रहे हो किरण? सर मैंने बोला कि आई थिंक चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं है, तो थोड़ा सा जैसे एमओए एंड एओए तो पहले पढ़ा कोई हो तो बात वो नहीं, थोड़ा सा याद ये है, वो चैप्टर मैं रिमाइंड हो आपको रहा है। दोबारा, आप हाँ जी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये चैप्टर मैं आपको दोबारा से कराऊंगा, चैप्टर नंबर 1 2 3। ये मैं सौरभ को भी करवाऊंगा, आप दोनों को मैं ये चैप्टर दोबारा से करवाया जाएगा। ओके सर। आप इन्वॉल्व रहो, क्योंकि उसके आगे आपकी कंटिन्यूटी यहीं से स्टार्ट हो जाती है ना? तो आप ओके समझते सर। रहो। यस सर। आर्टिकल को एक अलग से ही, आज का जो आपने पढ़ा उसको अलग से ही लेके चलो। आपको ये है कि कहीं ना कहीं मंशा को और सिमरन को कहीं ना कहीं, जैसे सेटिंग अप में भी इन्होंने पढ़ा इस चीज को, तो इनको काफी ये टर्म्स आ गई हैं। मंशा और सिमरन को इनको पता चल गया है काफी हद तक, तो आपको भी चल जाएगा, नो वरी, यस सर। टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है सौरभ? यस सर। चलो आगे बढ़े। जी सर। आगे बढ़ते हैं। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए। भाई एमओए और एओए किस किस के ऊपर बाइंड होते हैं? बाइंडिंग का मतलब एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी, जो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये किस किस पर एप्लीकेबल होते हैं, इनका बाइंडिंग इफेक्ट किस किस पर होता है। तो पहले हम शुरू कर देते हैं यहां से। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड, जब एक बार कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाते हैं, जब कंपनी बन जाती है, ये रजिस्टर हो जाते हैं, तो ये बाइंड करता है, ये एप्लीकेबल हो जाते हैं किस पे? कंपनी पे और उसके मेंबर पे, है ना? टू द सेम एक्सटेंट as if they have been signed by the company and by each member to observe and be bound by the all the provision of memorandum act table and article of association। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई, जैसे ही कंपनी का एमओए और एओए रजिस्टर हुआ, तभी कंपनी और उसके हर एक मेंबर क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाएंगे। उनको मेमोरेंडम की और आर्टिकल्स के हर एक प्रोविजंस को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ। जी सर। फर्दर, एज पर सेक्शन 10 subsection 2 of the Companies Act 2030 state that all money payable by any member to the company under the memorandum or article shall be debt due from him to the company। ये कहना चाह रहा है कि भाई, ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी पैसा, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी को कोई भी पैसा दिया, जब वो पैसा ड्यू हो जाएगा, आप कंपनी के क्या बन जाओगे? आप कंपनी के क्रेडिटर बन जाओगे। क्लियर है? एनी मेंबर, ये कहना चाह रहा है, ऑल द मनी पेबल बाय द कंपनी टू द पेबल बाय द मेंबर टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बिकम अ डेट। वो डेट है कंपनी के लिए, वो क्या है? डेट है। जब से मान लो आपने 5 साल के लिए पैसा दिया, 5 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 5 साल बाद कंपनी को आपको पैसा देना है वापस, वो ड्यू हो गया। जिस दिन वो ड्यू हो गया, आप क्या बन जाओगे? क्रेडिटर। आप क्या बन जाओगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर। हाँ, जिस दिन वो ड्यू हो गया पैसा, आप क्रेडिटर बन जाओगे। अब इस चीज को समझने के बाद
कंपनी का रिलेशन और एक कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, मेंबर का एक मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है, तो उसके लिए कई तरह की आपस में क्या बनती है, रिलेशनशिप बनती है। मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है मेंबर किस तरह से बाइंडिंग होते हैं। एक मेंबर जो है वो कंपनी के लिए क्या होता है, बाउंड होता है। एक कंपनी जो है वो उसके मेंबर के लिए बाउंड होती है। एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर के लिए बाउंड होता है, और एक कंपनी जो है आउटसाइडर के लिए बाइंड है। जो बाइंडिंग इफेक्ट है वो किस तरह से होता है, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ एमओए एंड एओए किस तरह से है। पहला रिलेशन क्या है कि एक मेंबर जो है बाउंड है अपनी कंपनी के लिए, एक कंपनी बाउंड है अपने मेंबर के लिए, एक मेंबर बाउंड है दूसरे मेंबर के लिए, और एक कंपनी बाउंड है आउटसाइडर के लिए। समझ आ गई, बाइंडिंग बाउंडिंग इफेक्ट के रिलेशनशिप पता चल गए कि किस किस तरह से बाइंड है। आगे इन्हीं को हम पढ़ेंगे। एक कंपनी बाउंड है मेंबर के लिए, एक मेंबर बाउंड है कंपनी के लिए, मेंबर आपस में एक दूसरे के लिए बाउंड है, और एक कंपनी बाउंड है आउटसाइडर के लिए। समझ आ गई मेरी बात। कौन जी सा सर। आंसरेबल है, ऐसी हाँ, हो। यही बात हम डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या एक मेंबर कंपनी के लिए बाउंड हो सकता है, क्या एक कंपनी मेंबर के लिए बाउंड हो सकती है, क्या मेंबर एक दूसरे के लिए बाउंड हो सकते हैं, या क्या कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड हो सकती है। इनके आंसर अब हम पढ़ेंगे। हर एक तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से मेमोरेंडम और आर्टिकल का बाइंडिंग इफेक्ट एक मेंबर कंपनी कंपनी या मेंबर आपस में, या एक कंपनी का आउटसाइडर से किस तरह से रहता है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है। यस सर। पढ़े आगे। यस सर। हाँ, जी सर। पढ़ते हैं। मेंबर बाउंड टू द कंपनी। पहला पॉइंट आता है हमारे पास कि क्या मेंबर बाउंड है कंपनी के लिए। यहां पे लिखता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन मेंबर ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम क्या है और आर्टिकल क्या है। एक तरह से मेंबर जो है मेमोरेंडम को और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन कर देते हैं, तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या कहता है ये, मेमोरेंडम और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन द मेंबर ऑफ द कंपनी। ये क्या कहता है, ये एक तरह के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंपनी के मेंबर को क्या करते हैं, बाउंड करते हैं। मेंबर एज अ मेंबर आर बाउंड टू द कंपनी। हर एक मेंबर जो है कंपनी के लिए बाउंड है। ईच मेंबर मस्ट देयरफॉर ऑब्जर्व द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के हर एक मेंबर को क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम के और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या मेंबर कंपनी के लिए बाउंड है, तो आप क्या कहोगे, यस सर। बाउंड है। यस सर। उनको क्या जितने भी मेमोरेंडम या आर्टिकल के अंदर प्रोविजन है उनको मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा सर। हाँ, तो ये लिखा हुआ है ईच मेंबर इज बाउंड बाय दी कविनेंट। कविनेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स। कीविएंट का मतलब होता है, कीविएंट्स का मतलब होता है द ईच मेंबर इज बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द मेमोरेंडम एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज अल्टर फ्रॉम द टाइम टू टाइम। समझ आ गए। इन अदर केस शेयर होल्डर कुड नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट व्हिच इज कंट्ररी और इनकंसिस्टेंट विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कि भाई कोई भी शेयर होल्डर किसी भी ऐसे एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या हो, अगेंस्ट हो। उनको पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको मेमोरेंडम को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर मेमोरेंडम से बाहर जाके कुछ करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। समझ आ गई बच्चों मेरी बात। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि क्या मेंबर बाउंड है कंपनी के लिए, तो आप बताओगे यस, मेंबर बाउंड है कंपनी के लिए। समझ आ गई मेरी बात। यस सर। आगे हम बढ़े, आगे कोई हाँ जी डाउट है सर। तो आगे बढ़ सकते हैं हम।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, क्या कंपनी बाउंड है अपने मेंबर के लिए? तो यहां पे आता है, सिंस द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू द कंपनी टू इट्स मेंबर इन देयर कैपेसिटी एज अ मेंबर, a member can bring action against the company for the infringement by its of memorandum and article. For example, individual member can sue the company for injunction restraining it from the improper payment of dividend. ये कहना चाह रहा है कि भाई जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के ऊपर। आर्टिकल के अंदर जो भी क्लोज लिखे हुए हैं एक कंपनी को मानना पड़ेगा। मान लो डिविडेंड के रिगार्डिंग आर्टिकल में लिखा हुआ था, कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट नहीं की, तो मेंबर के पास राइट है वो कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो भाई जो भी मेमोरेंडम में लिखा है, जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है वो कंपनी को भी मानना पड़ेगा। कंपनी मेंबर के लिए बाउंड है। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जी सर। फर्दर द कंपनी इज बाउंड जी टू सर। इंडिविजुअल मेंबर। हाँ, further the company is bound to the individual member in respect to their ordinary right as a member, right to receive share certificate, right to receive notice of the journal meeting। अगर कंपनी कोई भी, उनके पास एक्शन लेने का राइट है मेंबर के पास प्रॉपरली। अगर कंपनी कोई भी ब्रीच करती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का तो मेंबर के पास एक्शन लेने का राइट भी है। तो भाई यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर वैले तो क्या है, कंपनी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के और उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से क्या है, बाउंड है। कुछ भी ऐसा काम कंपनी में अपने मेमोरेंडम में या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जाके करती है तो एक इंडिविजुअल मेंबर के पास क्या है, राइट है कंपनी के अगेंस्ट फाइल करने का, केस फाइल करने का। मेंबर के पास राइट है शेयर सर्टिफिकेट लेने का। अगर कंपनी मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट नहीं देती तो मेंबर केस फाइल कर सकता है। मेंबर के पास राइट है नोटिस रिसीव करने का जनरल मीटिंग का। अगर कंपनी नोटिस नहीं भेजती जनरल मीटिंग का तो मेंबर के पास राइट है वो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो ये सारे के सारे राइट एक मेंबर को मिलते हैं और इन्हीं राइट की वजह से कंपनी क्या है, मेंबर के लिए बाउंड है। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। तो अगर मैं आपसे जी सर। पूछूं कि मेंबर बाउंड है क्या कंपनी के लिए, आप क्या कहोगे? यस जी सर। सर, बाउंड। कि क्या अगर कंपनी मेंबर के लिए बाउंड है? जी सर, ठीक है। अब आता है हमारे पास, बाउंड है कंपनी। हाँ, अब आता है हमारे पास मेंबर बाउंड टू मेंबर। मान लो कंपनी के दो मेंबर थे, मंशा एंड सिमरन। क्या ये एक दूसरे से बाउंड है या नहीं है? इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। हैज बिटवीन द मेंबर इंटर से। इंटर से का मतलब क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? इंटर से जो बीच में इंटरनल अफेयर। इंटर से का मतलब होता है आपसी। इंटर से हैज बिटवीन द मेंबर इंटर से each member is bound by the article to the other member, but that does not mean memorandum and article create express contract among the member of the company. Thus, member of the company has no right to bring a suit to enforce the article in his own name against any other member. It is a company alone which can sue to the offender so as to protect the aggrieved member. It is in this way that the right of a member inter se are regulated. A shareholder may, however, sue in his own name to restrain another or other from doing fraudulent or ultra-virus act. Article do not affect or regulate the right arise out of commercial contract with which the member have no concern. ये क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे देखो दो चीजें होती है। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ सॉरी, कि क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए बाउंड हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या मंशा सिमरन के लिए बाउंड है या क्या सिमरन मंशा के लिए बाउंड है या नहीं है। ये कहता है कि भाई जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, मेंबर आपस में क्या होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाउंड होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है भाई हर एक मेंबर को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स को मानना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्रिएट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अमंग द मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर के बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये मेंबर उस मेंबर के लिए बाउंड होगा, नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई एक मेंबर की वजह से अगर दूसरे मेंबर के राइट पर अफेक्ट आ रहा है, एक मेंबर के गलत काम की वजह से दूसरे मेंबर का राइट अफेक्ट हो रहा है। मान लो रिलायंस की कंपनी, मान लो मैं कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, भाई मंशा के पास तो हो गए 10% शेयर, सिमरन के पास हो गए 90% शेयर। अब सिमरन भी शेयर होल्डर है और मंशा भी शेयर होल्डर है, लेकिन सिमरन अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाते हुए गलत काम कर रही है, इसकी वजह से इसका राइट जो है डिप्राइव हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। ये कई चीज ना चाहते हुए भी इसको माननी पड़ती हैं। तो इस वजह से अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है, एक मेंबर की वजह से दूसरे मेंबर का राइट अफेक्ट हो रहा है, तो एक मेंबर के पास राइट है क्या करने का, शू फाइल करने का, केस फाइल करने का। समझ आ गई? अगर कोई फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है, कोई एक शेयर होल्डर फ्रॉडुलेंट काम कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए दूसरा शेयर होल्डर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। बट यहाँ पे कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ आ गई? क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं क्या मेंबर एक दूसरे से बाउंड है, तो आप बताओगे कि एक्सप्रेसली वो बाउंड नहीं है, बट इन सम सिचुएशन जहां पे कोई फ्रॉडुलेंट काम हो, जहां पे कोई एक्स्ट्रा अल्ट्रा वायरस काम हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे एक मेंबर अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, दूसरे मेंबर को रोक सकता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है अपने नाम से। समझ आ गई मेरी बात? यस सर। हाँ। अब आता है, अब हमारे पास आता है कंपनी नोट बाउंड टू आउटसाइडर। यहां पे लिखता है भाई कंपनी, एक मेंबर जो है कंपनी से बाउंड होता है, एक कंपनी जो है मेंबर से बाउंड होती है, एक मेंबर जो है आपस में बाउंड हो सकते हैं। कंपनी नोट बाउंड टू आउटसाइडर, यहां इसका मतलब क्या होता है, हैज बिटवीन आउटसाइडर एंड द कंपनी, आउटसाइडर और कंपनी के बीच में नाइदर द मेमोरेंडम नोर द आर्टिकल वुड गिव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी और इट्स मेंबर even through the name of the outsider are mentioned in those document in connection with the arrangement that a company might have contemplated for carry on business। ये कहना चाह रहा है कि भाई ना तो मेमोरेंडम, ना ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ना तो मेमोरेंडम ना तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या नहीं देता, कोई कंट्रैक्चुअल राइट नहीं देता। हैज बिटवीन आउटसाइडर एंड द कंपनी नाइदर द मेमोरेंडम नोर द आर्टिकल, ना तो मेमोरेंडम ना तो आर्टिकल वुड गिव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी और इट्स मेंबर। ना भाई, ना तो मेमोरेंडम ना तो आर्टिकल एक आउटसाइडर को कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट नहीं देता कि भाई वो कंपनी के अगेंस्ट या फिर मेंबर के अगेंस्ट वो क्या करे, कोई भी एक्शन लेके यहां पर चले। हैज बिटवीन आउटसाइडर एंड द कंपनी नाइदर द मेमोरेंडम नोर द आर्टिकल वुड गिव एनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी और it is member even through the name of the outsider mentioned in the document in connection with the arrangement that the company might have contemplated for carrying on its business। ये कहना कि कंपनी ने कोई आउटसाइडर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, अब इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिजनेस पर्पस के लिए, बट ये नहीं कह सकते आउटसाइडर कि भाई हैज पर द मेमोरेंडम
एज पर दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हम क्या है कि कंपनी जो है बाउंड है, कंपनी को हमारी बातों को मानना पड़ेगा, कंपनी बाउंड है नहीं। आर्टिकल डू नॉट कंफर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अपॉन अ मेंबर इन द कैपेसिटी अदर देन दैट ऑफ अ मेंबर। भाई आउटसाइडर के पास किसी भी तरह से कोई राइट नहीं है अगेंस्ट दी कंपनी अगेंस्ट दी मेंबर एज पर भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर को कोई राइट नहीं देता। तो मैं अगर आपको पूछूं कि क्या कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड होती है अपने मेमोरेंडम के थ्रू या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू? नहीं सर, नहीं होती ना, तो No, sir. यहाँ पे नहीं होती। नहीं। ऐसी होती है जहाँ पे क्या है कंपनी आउटसाइडर्स के लिए लाइबल होती है। भाई वो उनके बीच में एग्रीमेंट होते हैं अलग, उन एग्रीमेंट के थ्रू वो बाइंड होती हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर आउटसाइडर ये कह दें कि भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू हम इन कंपनी बाउंड है हमारे लिए, तो वो नहीं है। अलग से एग्रीमेंट होते हैं उनके। कोई भी बिजनेसमैन ने कोई सर्विस एग्रीमेंट किया तो वो सर्विस एग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे को बाउंड कर सकती हैं, वैसे बाउंड नहीं हो लॉस सकती। हुआ तो हाँ हाँ जी, तो मेमोरेंडम तो हमारा क्या सर रिलेशन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर नहीं होगी, वैसे हो सकती है। वैसे हो सकती है, सर वैसे वो मेमोरेंडम हाँ कोई भी सिर्फ आर्टिकल नहीं है। हाँ मान लो ऐसे तो कोई सर्विस एग्रीमेंट किया, कोई सेल एग्रीमेंट हुआ, कोई परचेज एग्रीमेंट हुआ, उन एग्रीमेंट में उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है बाइंडिंग के लिए। बट मेमोरेंडम में और आर्टिकल सिर्फ मेंबर्स को और कंपनी को बाउंड करता है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी, ठीक है सर। अब आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सर इसका अल्ट्रेशन इजी होता है, हाँ, जैसे मेमोरेंडम का अल्ट्रेशन इतना डिफिकल्ट था, जैसे मेमोरेंडम का अल्टरेशन होता है। मेमोरेंडम का अल्टरेशन तो देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जी सर। क्या है, इजी है ना। अब इसको पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज, ये वाली चीज। अब अल्टरेशन किस तरह से हो सकता है इसने बताया है। एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसका जो सेक्शन है, सेक्शन फॉर दी अल्टरेशन ऑफ एओए, एओए के अल्टरेशन के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 14। अब किस तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टरेशन हो सकते हैं। आप एक नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अडॉप्ट कर रहे हो, एक नए सेट ऑफ आर्टिकल को आप अडॉप्ट कर रहे हो। आप कोई अपने आर्टिकल के अंदर नया क्या कर रहे हो, क्लोज डाल रहे हो, कुछ भी क्लोज आप डिलीट कर रहे हो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से, आप अपने किसी क्लोज के अंदर चेंज कर रहे हो, आप कोई क्लोज दूसरे क्लोज से चेंज कर रहे हो। तो इस तरह से क्या हो सकता है, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज हो सकता है, या फिर कन्वर्जन की वजह से भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज हो सकता है। अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो आपको अपने आर्टिकल में क्या करना पड़ेगा, कोई मुझे बता सकता है? अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे हम। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तो भाई हमें वो 3 रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी, और कोई पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट में आ रही है तो हमें वो 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी पड़ेगी। उसमें भी क्या होता है, हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टरेशन को माना जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो आपको इन तरीकों से अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर चेंज कर सकते हो। समझ आ गई, क्लियर है? सर ई जो ई पॉइंट है उसके अंडर पॉइंट आ रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ भी आप अगर उसमें कोई क्लोज आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, कोई पॉइंट चेंज कर रहे हो, कोई अलग से कुछ लाइन डाल रहे हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, है ना, लैंग्वेज चेंज कर रहे हो, कुछ चीज। तो ऐसे नहीं होता कि उसकी प्लेस पर क्या है, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ऐसे। हाँ भाई, कि भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट कॉफी है, क्लोज का ऐसे मतलब नहीं। आपने कि भाई उस क्लोज की जगह कोई दूसरा क्लोज डाल दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया।
मींस वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी दोनों आ जाएं कि उसकी प्लेस पर इसको भी यूज कर सकते हैं ऐसे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि भाई आपने सब्स्टिट्यूट कर डिडक्ट दिया करना, माइनस करना। कि भाई एक को हटा के दूसरे को ले आए उसकी जगह पे। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि भाई अमेंडमेंट में आपने क्लोज तो सेम है बट उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंजेस उसी में, चेंजेस। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने क्लोज तो था उसको हटा दिया और उसकी जगह पे दूसरा क्लोज ले आए। क्लियर है? सर फिर उसको ठीक है, रिप्लेस वर्ड नहीं सिर्फ रहेगा, रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन कर आप दिया जाएगा। रिप्लेस भी कर सकते हो, रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक आर्टिकल। क्लियर है ना मेरी बात? हाँ जी। तो इसका एक बार प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, इसका प्रोसीजर रह गया है, तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है आर्टिकल जी ऑफ सर। एसोसिएशन में चेंज करने का। सबसे पहले आपको भेजना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग का नोटिस। कितने दिन पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा जाता है, कोई मुझे बताएगा? सर 7 डेज। सर 7 डेज। 7 डेज पहले आपको बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा। आप शॉर्टर नोटिस से भी बोर्ड मीटिंग बुला सकते हो, अगर अर्जेंट है तो शॉर्टर नोटिस से भी बुला सकते हो। उसके बाद आप बोर्ड मीटिंग होल्ड करोगे। बोर्ड मीटिंग में आप क्या क्या मुद्दे डिसाइड करोगे? कंसीडर एंड डिसाइड द अल्टरेशन रिक्वायर्ड टू चेंज और अल्टर, कि भाई आप डिसाइड करोगे कि भाई आपको आपके अल्टरेशन करनी है, चेंज करना है। आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे किस रिगार्डिंग? अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टरेशन करने के रिगार्डिंग। आप डेलीगेट करोगे किसी भी डायरेक्टर को पावर कि भाई वो साइन करे, सर्टिफाई करे, फाइल करे रिक्वेस्ट फॉर्म टू द आरओसी। और उसके बाद आप डेट टाइम वेन्यू फिक्स करोगे जनरल मीटिंग का, जिसमें आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे किस पर्पस के लिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अल्टरेशन के लिए। अप्रूव करोगे, सेम है ना पॉइंट जो हमने एमओए में पढ़े थे। हाँ जी सर। अप्रूव करोगे नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, और उसके बाद ऑथोराइज करोगे डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को कि वो इशू करे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई? यस सर। जी सर। उसके बाद आप बोर्ड मीटिंग के नोटिस को 15 दिनों के अंदर अंदर, जो ये बोर्ड मीटिंग हुई है इसके मिनट्स को क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे 15 दिनों के अंदर अंदर। और इसको हर एक डायरेक्टर के एड्रेस पे क्या कर दोगे? या तो स्पीड पोस्ट करा दोगे, या उनको ईमेल कर दोगे, या उनको कुरियर कर दोगे उनके कमेंट्स के लिए। फिर उसके बाद होगी आपकी नोटिस ऑफ, फिर आप भेजोगे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग की दो चीजों से होती थी, मैंने आपको बताया था। नॉर्मल जनरल मीटिंग के लिए कितने दिन पहले नोटिस भेजा जाता है? 21 डेज। और अगर आप शॉर्टर नोटिस पे बुला रहे हो तो कितने परसेंट मेंबर की कम से कम आपको कंसेंट चाहिए होगी शॉर्टर नोटिस के लिए? 75। 95। नहीं, 95 मेंबर शॉर्टर। एंटाइटल्ड टू वोट। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने शॉर्टर नोटिस कंसेंट हमें। जी सर, जी सर। हाँ भाई, हमें शॉर्टर 95। नोटिस पे जनरल मीटिंग बुलानी है। क्या हम शॉर्टर नोटिस पे जनरल मीटिंग बुला सकते हैं? इसके लिए हमें कितने परसेंट मेंबर से क्या लेनी पड़ेगी? कंसेंट लेनी पड़ेगी। 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने बात की थी इस बारे में। कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो। हाँ जी। नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। होल्ड करेंगे ईजीएम, हम होल्ड करेंगे ईजीएम। उसके बाद ईजीएम होगी। 75% स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। मेजोरिटी 75%, 3/4 75%, या फिर यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास होगा। अगर आप क्या कर रहे हो? एंट्रेंचमेंट कर रहे हो। एक प्राइवेट कंपनी अगर अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर
एंट्रेंचमेंट क्लोज डाल रही हो तो उसके लिए यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होगा, 100% मेंबर्स की अप्रूवल चाहिएगी। अगर पब्लिक कंपनी, सर आपकी आवाज कट गई थी। अभी आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है? अभी भी कट रही है सर। आवाज आ रही है सौरभ, मन, सिमरन? जी सर अब आ रही है। मुझे तो आ रही है। ठीक है, ठीक। चलो, अब क्या है कि हाँ, वैसे तो 75% मेंबर की आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी एंट्रेंचमेंट क्लोज डाल रही है, फिर आपको कितने 100% मेंबर की अप्रूवल की जरूरत चाहिए होगी। समझ आ गई मेरी बात? सर एक बार और बता दें। देखो, दो चीज है, एक हो गया अल्ट्रेशन की बात करता हूं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन दो केस में पब्लिक कंपनी जब अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन कर रही है या प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर रही है, और वो चेंज प्राइवेट कंपनी जो वो चेंज कर रही है वो अदर देन एंट्रेंचमेंट क्लोज है, वो किसी दूसरी चीज में चेंज कर रही है, वो एंट्रेंचमेंट क्लोज नहीं डाल रही, तो आपको 75% मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, 75%। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक के लिए तो बात ही नहीं हो रही, पब्लिक के लिए 75% है, ये प्राइवेट के लिए बात हो रही है। एक, अगर आप प्राइवेट कंपनी अल्टरेशन कर रही है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिसमें वो अदर देन एंट्रेंचमेंट क्लोज के रिगार्डिंग अल्टरेशन कर रही है, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी, हाँ, अगर एक प्राइवेट